मुंबई यूनिवर्सिटी से बीए, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए पीएचडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE से डीएससी एंड एमएससी, ग्रेज इन से बैरिस्टर इन लॉ। कौन हो सकता है इतना इंटेलिजेंट, इतना बुद्धिमान, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने विदेश जाकर इतनी ढेर सारी डिग्रियां हासिल की? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप में से जितने भी लोगों ने ऐसे महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के बारे में नहीं सुना होगा, तो आप में से लगभग सभी लोग यही कहेंगे ये किसी बहुत ही बड़े घराने का लड़का होगा, बहुत ही अमीर घर का लड़का होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वह व्यक्ति है जिसके जीवन में बहुत कष्ट थे। वह व्यक्ति है जिसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं थीं। या वह व्यक्ति है जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था। या वह व्यक्ति है जिसको विद्यालय में सारे बच्चों के साथ बैठने तक का अधिकार नहीं था। या वह व्यक्ति है जिसको संस्कृत पढ़ने का अधिकार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के प्रथम जस्टिस एंड लॉ मिनिस्टर, भारत के महानतम, विश्व के सबसे बड़े संविधान के रचयिता श्री बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जी की। बाबा साहब के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, या यूँ कहें कि फैलाई गई हैं। लेकिन वो इतने क्रांतिकारी शख्सियत थे, इतने महान व्यक्तित्व वाले शख्सियत थे, स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति थे, जिनका भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तरह ही सम्मान होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब भी उस सम्मान के पात्र हैं जिन्होंने भारत को इतना बड़ा संविधान दिया, जिसकी प्रशंसा भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी होती है। ऐसे थे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जी। अम्बेडकर जी को स्कूल पीठ पर बोरी लादकर क्यों जाना पड़ता था? भीमराव अम्बेडकर साहब जी की माता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वो अपनी चाची के साथ रहते थे। वो जिस स्कूल जाते थे अपने भाई के साथ जाते थे। उस स्कूल में वो बोरी लेकर जाते थे और क्लास के एक कोने में एक बोरी पर बैठते थे, और स्कूल ख़त्म होने के बाद में उनको वो बोरी अपने कंधे पर लटकाकर वापस ले जानी पड़ती थी। ऐसा क्यों? ऐसा उनको क्यों करना पड़ता था? इसका क्या कारण था? क्योंकि वहाँ का जो चपरासी था वो भी अम्बेडकर साहब की बोरी को नहीं छूता था। कारण, क्योंकि अम्बेडकर साहब महार जाति से आते थे, अनुसूचित जाति से आते थे, जो उस समय अछूत मानी जाती थी। इसीलिए वहाँ का जो चपरासी था वो भी बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की उस बोरी को नहीं छूता था, जिसकी वजह से उनको वो बोरी स्कूल ख़त्म होने के बाद में अपने साथ वापस ले जानी पड़ी। अगर देखा जाए तो आज भी कुछ जगहों पर कुछ लोग ऐसी छोटी मानसिकता वाले हैं जो जाति भेदभाव करते हैं, छुआछूत जैसी चीज़ों को आज भी मानते हैं। अम्बेडकर जी को स्कूल में प्यासे क्यों रहना पड़ता था? अम्बेडकर जी जिस स्कूल अपने भाई के साथ जाते थे, जिस स्कूल में वो कक्षा के एक कोने में अपनी बोरी ले जाकर बैठते थे, उसी विद्यालय में उनको पूरा समय प्यासे रहना पड़ता था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उस जाति से आते थे जो जाति अछूत मानी जाती थी, और अनुसूचित जाति से आते थे जिसकी वजह से उनको पूरा समय प्यासे रहना पड़ता था, क्योंकि उनको नल छूने की इजाज़त नहीं थी। वो खुद से नल चलाकर
पानी नहीं पी सकते थे। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि नल अपवित्र हो जाएगा, जिसकी वजह से वो स्वयं से उस नल से पानी नहीं पी सकते थे। तो फिर वो पानी पीते कैसे थे? वो पानी झुककर पीते थे, दोनों हाथों को जोड़कर। वहाँ का जो चपरासी होता था वो बर्तन से ऊपर से अंबेडकर साहब के दोनों हाथों में पानी गिराता था और अंबेडकर साहब पानी को पीते थे। वो काफ़ी ऊंचाई से उस पानी को गिराता था अंबेडकर साहब के हाथों पर, ताकि कहीं अंबेडकर साहब को वो बर्तन छू न जाए और अपवित्र ना हो जाए। इस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब पानी पीने को पाते थे। भीमराव अंबेडकर साहब को आखिर चोरी क्यों करनी पड़ी? बचपन में एक बार बाबा साहब बहुत परेशान होकर उन्होंने निर्णय लिया कि वो बम्बई जाकर किसी मिल में काम करेंगे और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग जाने के लिए तैयार थे। और पहले से भी कई लोग वहाँ मुंबई में मिलों में काम किया करते थे। मुंबई जाने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी चाची के पर्स से पैसे चुराने का निर्णय लिया। एक बार, दो बार, 4 बार, 5 बार, कई कोशिशों के बाद एक दिन आखिर उनके हाथ में उनकी चाची का पर्स आ गया। जब उन्होंने उस पर्स को खोला तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उस पर्स में केवल आधा आना ही है, आधा आना जो टिकट भर का नहीं भी है। तब उनको उनकी असली स्थिति का एहसास हुआ। तब उन्होंने निर्णय लिया कि वो भागेंगे नहीं, वो चोरी नहीं करेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, वो पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़कर ही इस देश में सुधार किया जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है। पढ़कर ही वो अपने परिवार की स्थिति को सुधार सकते हैं। अगर उस दिन बाबा साहब मजदूर बन जाते तो क्या होता? इतना बड़ा, इतना महानतम संविधान कौन लिखता? क्या इतना बड़ा संविधान बन पाता? क्या दूसरा कोई इतने बड़े संविधान का निर्माण कर पाता? या किसी बाहर से किसी को बुलाना पड़ता हमारे भारत देश के संविधान को बनाने के लिए? क्या आपके जीवन में कभी इतनी कठिनाइयाँ आई हैं? क्या आपका जीवन चारों तरफ से मुसीबतों से घिरा है? अगर घिरा है तो आपने उन मुसीबतों का कैसे सामना किया और आप उन मुसीबतों से निकलकर बाहर कैसे आए? क्या आपकी उन मुसीबतों से बाहर निकलने में किसी ने सहायता की या मार्गदर्शन किया? जो भी है, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, ताकि हमारे और भी व्यूवर्स देखें, जानें, असली संघर्ष को पहचानें। हमारे आपके जीवन में छोटी छोटी समस्याएं आती हैं और हमको लगता है वो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन अगर आपको संघर्ष देखना है तो बाबा साहब का संघर्ष देखिए, उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में आप पूरा अध्ययन करिए, या फिर मेरी वीडियो इसी तरह से देखते रहिए। इसका अगला भाग बहुत ही जल्द मैं लेकर आऊँगा। अगर आप विस्तृत जानना चाहते हैं बाबा साहब के बारे में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं एक ही वीडियो में बाबा साहब के संघर्षों के बारे में, उनकी कठिनाइयों के बारे में, उन्होंने भारत में क्या योगदान किया उसके बारे में, और भारत के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े महानतम संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूंगा।